नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर कई तरह के कार्बनिक पदार्थ मिले। अटल वयो अभ्युदय योजना, एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तिकरण। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली जल्द ही फ्रांस में भी उपलब्ध होगी। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने ए वर्ल्ड ऑफ डेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के आधे से ज्यादा बाल तस्करी पीड़ितों की तस्करी उनके ही देश में की जाती है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर कई तरह के कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में कार्बनिक अणु मिले हैं। इन्हें रोवर पर लगे स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक केमिकल्स नामक उपकरणों की मदद से खोजा गया है। इसे शेरलॉक नाम दिया गया है। शेरलॉक दिन और रात दोनों समय कार्य करता है। ये कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। शेरलॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। ये अणुओं पर प्रकाश बिखेरता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रकीर्णित प्रकाश यानी स्कैटर्ड लाइट को मापता है। इससे ये पता चलता है कि प्राप्त नमूने में कौन कौन से यौगिक मौजूद हैं। इससे पहले मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कार्बनिक रसायनों की खोज की गई थी। जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर स्थित एक प्राचीन झील बेसिन है। इसमें मंगल ग्रह पर आदिकाल में जीवन होने के प्रमाण मिलने की संभावना है। इस नई खोज का काफी महत्व होगा क्योंकि इससे मंगल पर कार्बन चक्र को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही मंगल पर जीवन के संभावित संकेत भी मिल सकते हैं। कार्बनिक अणु पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड हैं। कार्बनिक अणु मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बने होते हैं। अब तक केवल मार्स, फीनिक्स लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। इसके लिए इवॉल्व गैस एनालिसिस और गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया था। अन्य मंगल मिशन है भारत का मंगलयान, संयुक्त अरब अमीरात का होप, चीन का तियानवेन-1, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस, नासा का मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी। और आइए अब बात करते हैं समाज के सुभेद्य और कमजोर वर्गों की। ये पेपर 1 का टॉपिक है। अटल वयो अभ्युदय योजना, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बुजुर्गों का सशक्तिकरण। तो समाज में बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और जो थर्ड जेंडर हैं वो सुभेद्य वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो बुजुर्गों का सशक्तिकरण करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में AVYAY को शुरू किया था। इसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां वरिष्ठ नागरिक मजबूत सामाजिक और अंतर पीढ़ीगत संबंधों के साथ स्वस्थ, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। AVYAY के घटकों की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों या निरंतर देखभाल गृहों को चलाने और उनका रखरखाव करने वाले पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों में लगभग 1.5 लाख वृद्धजन रह रहे हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के घटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता और जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया जाता है जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह से कम है। अटल वयो अभ्युदय योजना के और भी कई घटक हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय बढ़ाने और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आजीविका और कौशल पहलों की शुरुआत की गई है। इसमें 2 कार्यक्रम शामिल हैं। एक है सेक्रेड यानी कि सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, यानी कि सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करना पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल पर जाकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कौशल तथा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा कार्यक्रम है सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य समूह। इसे अग्रसर समूह कहा जाता है। बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी परियोजनाओं के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR फंड को उचित तरीके से आवंटित किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 के तहत किसी कंपनी को अपने 3 साल के नेट वर्थ प्रॉफिट के 2% को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना होगा। बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है। क्योंकि भारत में आने वाले समय में बुजुर्गों की संख्या और बढ़ेगी, तो ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि बुजुर्ग एक भार के तौर पर हों, बल्कि वो उनको भी एक एसेट बनाना चाहता है और इसीलिए बुजुर्गों के सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं लाना जरूरी था। और आइए बात करते हैं भारत के द्विपक्षीय विदेशी संबंधों के बारे में। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत फ्रांस संबंधों के मुख्य बिंदु हैं रक्षा और सुरक्षा सहयोग। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दी है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त रक्षा अभ्यास आयोजित करते रहे हैं। ये हैं शक्ति अभ्यास थल सेना, वरुण अभ्यास नौसेना, गरुण अभ्यास वायुसेना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधार संबंधी भारत की मांग का समर्थन करता रहा है। फ्रांस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR और वासेनर अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता दिलाने में भारत की मदद की थी। वहीं प्रवासी भारतीयों के कारण भी भारत और फ्रांस के संबंधों में मजबूती आई है। भारत के विदेशी नागरिक OCI कार्ड अब फ्रांस के रियूनियन द्वीप में भी जारी किए जा रहे हैं। रियूनियन द्वीप फ्रांस का ओवरसीज राज्य क्षेत्र है और ये मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोनों देशों की संयुक्त पहल है। इसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए COP21 में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों ने 2018 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन जारी किया था। वहीं असैन्य परमाणु सहयोग के तहत दोनों देशों ने 2008 में असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा फ्रांस भारत के गगनयान के लिए प्रशिक्षण परियोजना में सहयोग कर रहा है। आपको बता दें कि गगनयान एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। वहीं भू सामरिक दृष्टि से देखें तो दोनों देशों ने स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI भुगतान प्रणाली जल्द ही फ्रांस में भी उपलब्ध होगी। भारत और फ्रांस ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों का ये आपसी सहयोग UPI की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के विस्तार को दर्शाता है। UPI के माध्यम से भारतीय पर्यटक फ्रांस में रहते हुए UPI का उपयोग करके रुपए में भुगतान कर सकेंगे। UPI एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लॉन्च किया था। UPI कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। NPCI भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है। UPI के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये तीव्र और किफायती विप्रेषण सेवाओं को सक्षम करेगा। ये लेन देन के लिए वर्चुअल ID का उपयोग करता है। इससे ये ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। इसमें बैंक खाते का विवरण साझा नहीं किया जाता है। UPI बिचौलियों को शामिल न करते हुए सीधे लाभार्थी को धनराशि हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। UPI के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। NPCI ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर आदि सहित 10 देशों में NRIs को अपनी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है। RBI ने G20 देशों के आगंतुकों को भारत यात्रा के दौरान व्यावसायिक भुगतान के लिए UPI का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इसके विस्तार की घोषणा की है। और आइए अब बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन की। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD ने अ वर्ल्ड ऑफ डेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। डेट यानी कि ऋण। सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा अपनी विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उधार ली गई कुल राशि है। इसमें सरकार की कुल देनदारियां भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण वर्ष 2000 के बाद से 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। ये 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। पिछले दशक में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के ऋण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक सार्वजनिक ऋण का लगभग 30% विकासशील देशों पर बकाया है। भारत का सार्वजनिक ऋण 2815 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में आधे विकासशील देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से ज्यादा और अपने सरकारी राजस्व का 6.9% शिक्षा या स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर खर्च करते हैं। विकासशील देश ऋण के लिए अब निजी ऋणदाताओं पर अधिक निर्भर हैं। इससे इन देशों को ऋण
मिलना अधिक महंगा हो गया है और ऋण पुनर्गठन भी अधिक जटिल हो गया है। सार्वजनिक ऋण में हुई बढ़ोतरी के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि कोविड-19 महामारी, जीवन यापन की लागत का संकट और जलवायु परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न विपदाओं से निपटने में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। ये व्यय विकासात्मक खर्चों से अलग होता है। असमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना विकासशील देशों की वित्त पोषण तक पहुँच को अपर्याप्त और महंगा बना देती है। इससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। इस रिपोर्ट में वैश्विक ऋण बोझ को कम करने की रूपरेखा भी बनाई गई है। इसके तहत ऋण की उच्च लागत और ऋण संकट के बढ़ते जोखिमों से निपटना चाहिए। संकट के समय आकस्मिक वित्त का विस्तार करते हुए अधिक तरलता प्रदान करनी चाहिए और ऋण प्रणाली को और ज्यादा समावेशी बनाना चाहिए। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। ये 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसके सदस्य देशों में भारत सहित 195 देश हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक भाग है। अंकटाड द्वारा कई रिपोर्ट्स जारी की गई, जैसे कि व्यापार और विकास रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के आधे से ज्यादा बाल तस्करी पीड़ितों की तस्करी उनके ही देश में की जाती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने फ्रॉम एविडेंस टू एक्शन 20 ईयर्स ऑफ IOM चाइल्ड ट्रैफिकिंग डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाल तस्करी की एक व्यापक समझ प्रदान करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया कि किसी भी आयु वर्ग के बच्चे बाल तस्करी से नहीं बचे हैं। इस अध्ययन में शामिल बच्चों की उम्र 0 से 17 साल के बीच थी। 13 से 17 साल की आयु के बच्चे बाल तस्करी के पीड़ितों का सबसे बड़ा समूह थे। इनका प्रतिशत लगभग 46.6% था। 43.4% बलात्श्रम और 20.8% बच्चे यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए। अलग अलग जोखिम कारकों के आधार पर कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में ज्यादा असुरक्षित होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत कारक। इसमें लैंगिक और नस्ल आधारित कारक होते हैं। घरेलू और पारिवारिक कारकों के तहत अकार्यात्मक पारिवारिक परिवेश होता है। सामुदायिक कारक के तहत निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति जिम्मेदार होती है। वहीं संरचनात्मक कारक के तहत भ्रष्टाचार शामिल है। बाल तस्करी कई रूपों में भी देखी जा सकती है, जैसे कि घरेलू श्रम, उद्योगों में जबरन बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, मानव अंग व्यापार और वाणिज्यिक लैंगिक शोषण। रिपोर्ट में कई और भी सिफारिशें की गयी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों और कार्यक्रमों में मानव तस्करी से निपटने के उपायों को शामिल करना चाहिए। मानव तस्करी को कम करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IOM की स्थापना 1951 में की गई थी। ये प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और सभी के लिए मानवाधिकारों को बनाए रखने पर लक्षित है। इसके सदस्य देशों में भारत सहित 175 देश हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20 के उपबंध 3 में निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, उसे ये अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण ये है कि वो व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वो वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी सतपथी बनाम BL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। और आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। केंद्र सरकार ने NARCL की सरकारी गारंटी नवीनीकृत कर दी है। इससे NARCL के लिए ऋणदाताओं से बेड लोन खातों को प्राप्त करना आसान हो गया है। NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया है। यह RBI में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ARC के रूप में पंजीकृत है। बैंकों ने NARCL की स्थापना संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की सूची संग्रह करने और समेकित करने तथा फिर उनके समाधान के लिए की है। NARCL में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 51% स्वामित्व है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 ये संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सेशेल्स भाग ले रहे हैं।
अगला टॉपिक है कास पठार। कास पठार में मौजूद एक मौसमी झील के तलछट के नए अध्ययन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट के बायोस्फीयर क्षेत्र में आता है। इस पठार का नाम कासा वृक्ष से लिया गया है। इस वृक्ष का वानस्पतिक नाम एलेओकार्पस ग्लैंडुलोसस यानी रुद्राक्ष कुल है। ये पठार आग्नेय शैलों से बना हुआ है। ये पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट शीर्षक के तहत अंकित है। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अभियान 1958 में किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। ताजिकिस्तान में फेडचेंको ग्लेशियर के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। नुब्रा घाटी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। अगला टॉपिक है मोडिस यानी मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय जल का रंग हरा हो गया है। ये पर्यवेक्षण एक्का उपग्रह पर लगे मोडीज उपकरण से प्राप्त डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। मोडीज एक ऐसा उपकरण है जो सुदूर संवेदी डेटा एकत्र करता है। वैज्ञानिक इस डेटा का उपयोग पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के प्रभावों की निगरानी, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग और आकलन के लिए करते हैं। मोडीज उपकरण नासा की भू पर्यवेक्षण प्रणाली के 2 उपग्रहों पर आधारित है। ये लगभग प्रतिदिन सुबह EOS टेरा और दोपहर में EOS एक्वा के दृश्य प्राप्त करता है। मोडीज 7 दृश्यमान तरंगदैर्घ्य में माप लेता है। एम्बर ग्रीस यानी तैरता हुआ सोना। एम्बर ग्रीस मोम जैसा पदार्थ है। ये स्पर्म वेल द्वारा तब स्रावित होता है जब वे स्क्वीड बीक्स जैसे अपचनीय पदार्थ को निगल जाती हैं। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अतीत में भोजन, मादक पेय और तंबाकू का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसके संरक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने प्रयास किए हैं और इन देशों में एम्बर ग्रीस रखने और उसके व्यापार पर प्रतिबंध है। स्पर्म वेल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। एम्बर ग्रीस और इसके उप उत्पादों को रखना या व्यापार करना WPA यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गैर कानूनी है। अगला टॉपिक है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने DMD के लिए रोग संशोधनकारी उपचार विकसित किया है। DMD एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। ये डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण होती है। इसके कारण समय के साथ मांसपेशियों में विकृति और कमजोरी बढ़ती जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रमुख लक्षण है। ये बीमारी 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। DMD मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है। हालांकि दुर्लभ मामलों में ये लड़कियों को भी प्रभावित कर सकती है। महिलाएं आमतौर पर आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती हैं। अगला टॉपिक है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। जॉनसन एंड जॉनसन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए टीबी की दवा बेडाक्विलिन के जेनरिक संस्करणों की खरीद और आपूर्ति के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी को लाइसेंस प्रदान किया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप को 2001 में शुरू किया गया था। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक संगठन है। इसका उद्देश्य टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की जरूरतों को पूरा करना और उनका समर्थन करना है। ये 2030 तक टीबी को समाप्त करने के साझा मिशन में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के व्यापक क्षेत्रकों से विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। इसे जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित संयुक्त कार्य परियोजना सेवा कार्यालय यानी यूनोप्स से संचालित और प्रशासित किया जाता है। एक भूल सुधार भी है। 15 जून 2023 के एपिसोड में हमने ये कहा था कि द ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जारी की है, जबकि सही जानकारी ये है कि ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR ने जारी की थी। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा और अगर आपके और भी कई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।